हेलो फ्रेंड्स, कैसे हम सब। सो वेलकम बैक इन एहसास के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि अंताक्षरी का अध्याय खत्म हो चुका था। इधर सब अब नीचे आ गए थे। शानवी के पापा जी ने जिया के पापा जी से कहा कि भाई साहब, मैं ये कह रहा था कि मैंने फार्म हाउस के दूसरे पोर्शन में सारा बंदोबस्त करा दिया है। शादी के ज़रूरी सामान वगैरह सब कुछ वहाँ रखवा दिए हैं, तो अगर आप बुरा ना माने तो आप वहाँ से शिफ्ट हो जाइए, जिससे वहाँ रिचुअल के अकॉर्डिंग वहाँ से बारात आ सके। तो उन्होंने कहा हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आपको भी पता है ये शादी आखिर क्यों हो रही है, तो हमें सबसे छुपा के करना है। तो बारात निकासी से पहले पूजा पाठ भी होती है शायद आप लोग लड़कों वालों में। तो फार्म हाउस के पिछले हिस्से की तरफ मंदिर है, वहाँ से आप करके और आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो उनके शानवी के पापा कुछ आदमियों को इशारा करते हैं और कहते हैं कि इनका सारा सामान आधे से ज़्यादा तो पहुंच चुका है, जो ज़रूरी सामान और है उसको भी ले जाओ और वो रखवा के आओ। तो जिया के पापा, जिया की मम्मी और जिया के पास आते हैं और कहते हैं चलिए हमें फार्म हाउस के दूसरे पोर्शन में शिफ्ट होना है। तो जिया कहती है क्यों? कहते हैं कि बारात वहीं से आई है ना, अब घर से घर में थोड़ी ना आएगी। तो कहते हैं कि ठीक है। सब लोग उधर शिफ्ट होने लगते हैं, जिया जाने लगती है। तो जिया की नज़रें शानवी पे थी, उसकी नज़रें शानवी से हट ही नहीं रही थी। तो दीपिका ने हंसते हुए कहा कुंवर साहब, अब बारात लेकर जब तक नहीं आ जाओगे तब तक दीदी के दर्शन नहीं होंगे, और कोशिश भी मत करिएगा दर्शन करने की। जिया बस हल्के से मुस्कुरा दी और फैमिली के साथ चली गई। थोड़ी देर बाद जिया को उसकी मम्मी ने आवाज़ लगाई, जिया बेटा नीचे आओ, देखो कौन आया है। जिया नीचे गई तो देखा उसकी मौसी और मौसी की बहू, मतलब उसकी भाभी कम फ्रेंड। जो मौसी की बहू थी जिया की उनसे काफ़ी अच्छी बनती थी, और जिया के बारे में उनको भी पता था। स्नेहा से पहले उनकी भाभी को ही पता था जिया के बारे में। तो जिया नीचे आती है, उन्हें देखती है तो कहती है आप सब आ गए, वाह, मैं बहुत मिस कर रही थी, मेरी शादी में कोई भी नहीं था। आके उसने दोनों को गले लगाया। थोड़ी देर बातें हुई तो जिया ने कहा मम्मी, अपने सारे रिलेटिव्स को क्यों नहीं बुलवाया, और मौसी जी, मौसा जी और भैया कहाँ हैं? वो दोनों तो आ सकते थे ना। और मम्मी, अपने मामा वगैरह को क्यों नहीं बुलवाया? मम्मी और मौसी एक दूसरे का मुंह देखने लगी। जिया के मम्मी के चेहरे पर थोड़ी टेंशन थी, तो मौसी जी ने बात को संभाला और जिया को समझाया, बेटा जिया देखो, तुम्हारी शादी एक लड़की से हो रही है, और इस तरह का रिश्ता हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ये तो तुम्हारे माँ बाप हैं इसलिए मान गए, और मैं तुम्हारी मौसी, माँ जैसी, तो मुझे तो तुम्हारी खुशी चाहिए। लेकिन हर कोई ये चीज़ इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर ले ये तो नहीं है ज़रूरी। और फिर अगर किसी को यहाँ बुलाते, यहाँ आकर बेवजह का तमाशा बनता, लोग तरह तरह की बातें करते, तो तुम्हारा और शानवी का मूड खराब होता, माहौल खराब होता, शादी खराब होती, है ना। बस इसलिए नहीं बुलाया, पहले शादी हो जाए, धीरे धीरे सबको बता देंगे। लेकिन शानवी के तो सारे फैमिली मेम्बर्स तो
उसकी मम्मा कहती हैं क्योंकि तुम्हें पहले भी बताया, शानवी ने तो सबको बोल रखा है, उसकी पूरी फैमिली में वो सबको पता है कि शानवी को लड़कियां पसंद है। हाँ? पहले भी बताया था ना मैंने तुम्हें। तो उसकी फैमिली को बुलाना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? लेकिन हमारे लिए ये सब बहुत मुश्किल काम है। तुम तो समझदार हो, इतना तो समझती होगी। बस एक बार शादी हो जाए तो धीरे धीरे सबको पता है चल ही जाएगा। फिर कोई क्या कहेगा क्या नहीं, इस बात से क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ आके शादी में तमाशा करके क्या, सब माहौल ही तो खराब होता। और अब शादी बार बार तो होती नहीं है, तो पहली शादी को क्यों खराब करना। जिया हमेशा हिलाती है, वो अपने मौसी और मम्मी की बातों में आ चुकी होती है। फिर कुसुम जी कहती हैं, दी आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। फिर जिया उनको रूम में लेकर आती है, तो कुसुम उसे गले से लगाती और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या बात है, आपकी तो मुराद पूरी हो गई। जिया कहती है, भाभी मुराद तो पूरी हो गई, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ है जो ठीक नहीं लगता। ऐसा लगता है कहीं कुछ अधूरा सा है, या ऐसा कुछ है जो मुझे पता नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो कुसुम जी ने बोला, क्या ठीक नहीं लगता दी? तभी स्नेहा कहते हैं, इनका दिमाग खराब हो गया भाभी साहब, दूल्हा बनने जा रहा है ना, इन्हें लगता है शानवी भाभी इनसे शादी नहीं करना चाहती। कुसुम हंस पड़ी थी, उसने कहा, अरे मेरे पन्ना सा, ऐसा होता तो बात यहाँ तक थोड़ी ना बढ़ती। जहाँ तक सुना है वो भी बाहर से पढ़कर आई हैं, अगर कुछ पसंद नहीं होगा तो उसके लिए वो मना कर सकते हैं। हाँ, हमारा पन्ना, आप तो बस सुहागरात के सपने देखो, कुछ पता ना हो तो मैं बता दूं। और ये कहकर वो हंस पड़ती है, लेकिन जिया उन्हें तिरछी नजरों से देखती है, एक लुक देती है, तो वो चुप हो जाती है, कहती है, अच्छा अच्छा माफ करिएगा, सॉरी। इधर शानवी के परिवार में उसके पापा पूछते हैं कि तुमने अपने भाई को वो बता दिया है? वैसे तो हमें पहले ही बताना चाहिए था, आज शाम की शादी है, लेकिन बात की रस्म के बिना। तो शानवी की मम्मी बोलती हैं, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने भाई भाभी दोनों को प्यार से समझा दिया है अच्छे से, वो बातें कहीं नहीं फैलाएंगे, उन्हें सारी सिचुएशन बता दी है, और थोड़ी देर बाद वो इस रस्म को पूरी करने आ ही रहे होंगे। सुबह करीब 10 बजे का समय था। फार्म हाउस के प्रवेश द्वार पर ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दी। शानवी की माँ की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, अरे मेरा हमारा भाई आ गया, कद्दू बाट देख रही मैं तो। जैसे ही शानवी के मामा सुरेश और मामी अपने दोनों पूरा परिवार लेके नहीं आई थी, उन्होंने सिर्फ 2 लोगों को बताया था, तो वही 2 लोग आए थे, माथे पर तिलक लगाए और खुशियों से भरे हुए फार्म हाउस में दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे बड़े बड़े सजे हुए पोटले और बाखली कुछ लोग लेकर आ रहे थे। बाखले मतलब बड़े बड़े टोकरे। शानवी के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा, पधारो साहब सुरेश जी, थारो इंतजार हो था, बिना तो आज शादी अधूरी रहती। सुरेश जी ने भी उन्हें गले लगाया और कहा, हमारी भांजीणी शादी है,
क्यों नहीं आता? हाँ, और मेरी बहन कैसी हो तुम? तो उन्होंने भाई को गले लगाते हुए कहा, बस आप आ गए तो सब ठीक है भैया। सबको फार्म हाउस के मुख्य हॉल में लाया गया, जहाँ पहले से एक बड़ा आसन बिछाया गया था। मामा, शानवी के मामा और शानवी की मामी दोनों वहाँ बैठते हैं। सुरेश जी ने भात का सामान दिखाना शुरू किया। उनकी हर चीजें निकालने पर शानवी के फैमिली में जो उनकी भाभी, बहनें, बुआ थी, धीरे धीरे भात के गीत गुनगुनाने लगी। और सुरेश खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहला तो हमारी लाडली भांजी शानवी की। उन्होंने एक बड़ा चमकीला बॉक्स खोला, जिसमें एक बेहद खूबसूरत लाल रंग का राजपूती लहंगा पोशाक था, जिस पर सुनहरे धागों और जरी का बारीक काम था। सबने कहा, वाह कितना सुंदर जोड़ा है। फिर एक मखमली डिब्बा खोला, जिसमें चमचमाते हुए सोने के गहने थे। एक भारी हार, मैचिंग झुमके, कंगन, टीका और बाजूबंद। मैंने कहा, ये मेरी शानवी के लिए शगुन है, छोटा सा उपहार। शानवी वहीं खड़ी थी। पता नहीं क्यों उसकी आंखें अचानक से नम हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। उसकी मामी ने शानवी से पूछा, पसंद आया? जी मामी जी, बहुत सुंदर। सुरेश जी ने कहा, अब ये मेरी प्यारी बहन लता के लिए। उन्होंने लता को, सॉरी लता कह रही हूँ, मतलब शानवी की मम्मी के लिए उन्होंने उन्हें एक सुंदर सी साड़ी दी, कुछ गहने दिए। उन्होंने कहा, भैया इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, आप आ गए यही बहुत है। सुरेश जी ने कहा, अरे बहना, या तो हमारी रस्म थी, हमारी आन बान शान हो। एक एक करके जिया के माता पिता, उसके भाई बहनों, परिवार के अन्य करीबी सदस्यों के कपड़े और उपहार दिए गए, जो भी वहाँ उपस्थित थे। तो शानवी के पापा ने कहा, सुरेश जी, आपने तो हमें इतना कुछ दे दिया, हम सच में धन्य हो गए। सुरेश जी ने कहा, कैसी बात करो आप, अब हम एक परिवार हैं, या तो बस प्यार और ना तो जोड़वारी एक शुरुआत है। फिर उन्होंने एक पैसे से भरा लिफाफा निकाला और कहा, और यो है मारो ने। हाँ, भांजी की शादी में मामा को फर्ज है कि वो अपनी बहन और भांजी को घर भरे। और उन्होंने वो पैसे अपनी बहन के हाथों में दिए। माहौल पूरी तरह भावुक हो गया था। बात की रस्म के बाद फार्म हाउस पर दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा। शानवी और जिया के परिवार के सदस्य रात की शादी की अंतिम तैयारियों में जुट गए थे। फार्म हाउस के खुले लॉन में बना विवाह मंडप फूलों, रेशमी कपड़ों और जगमगाती रोशनी से सजाया जा रहा था। कारीगर हर बारीकी पर ध्यान दे रहे थे, ताकि रात में यह मंडप किसी शाही दरबार से कम ना लगे। पंडित जी ने भी मंडप में पूजा की व्यवस्था सुनिश्चित की। शानवी का लाल राजपूती लहंगा पोशाक और गहने अंतिम बार देखे गए। जिया की शेरवानी और पगड़ी भी तैयार कर उसके तरफ पहुंचा दी गई थी। सबने अपनी अपनी शादी के फिटिंग और तैयारियों पर ध्यान दिया। हलवाई और उनकी टीम लगातार स्वादिष्ट राजस्थानी व्यंजन बनाने में व्यस्त थी।
कैरी की लौंजी, गट्टे की सब्जी, दाल बाटी चूरमा और तरह तरह की मिठाइयाँ, नमकीन और मुख्य भोजन तैयार हो रहा था। शाम ढलने से ठीक पहले जहाँ से बारात निकलनी थी, मतलब जिया की तरफ, रस्में शुरू होने लगी थी। जिया की माँ ने कहा सारा, मतलब उसके पापा से, कि सारा सामान ठीक से रख लिया है ना, बारात में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। जिया के पापा ने कहा चिंता मत करो, बैंड बाजा घोड़े सब तय समय पर पहुंच जाएंगे। बहुत ज़्यादा शाही चीज़ तो नहीं है। अच्छा आपने बग्घी की है? यार इतनी दूर के लिए बग्घी? तो उसकी माँ ऐसे घूर के देखती हैं तो कहते हैं हाँ हाँ कर दिए, लेकिन ये बातें बाहर ना पहुँचे। जिया को हम ऐसे तैयार करेंगे, जिया आज लड़की कहीं से लगेगी नहीं, तो आप टेंशन मत लीजिए। सबको यही लगेगा कि एक लड़के लड़की की ही शादी है, ठीक है? तो आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। धीरे धीरे शाम होने लगी, बारात निकलने का वक्त धीरे धीरे नज़दीक आने लगा था। शाम ढल चुकी थी। जिया को तैयार होने के लिए उसकी भाभी लेके गई। जो भी नहलाने धुलाने की रस्म होती है वो सब किया, और उसके बाद जिया अपनी शाही शेरवानी पहनकर तैयार हो रही थी कि तभी उसकी माँ, मौसी और भाभी तो वहाँ पहले से थी, और स्नेहा सब उसके पास आई। जिया के माँ ने कहा हो मेरी लाडली। तो मौसी ने कहा लाडली नहीं, अब तो तुम्हारा लाडला हो गया ये, आज तो लाडला ही है। सब हंस पड़े। तो उन्होंने कहा लो ये रस्म भी पूरी करते हैं। उन्होंने जिया की दाहिनी कलाई पर एक पवित्र लाल धागा, जिसे कंकड़ डोर कहते हैं, बांधा। इस धागे में हल्दी, चावल, सुपारी और कुछ सिक्के भी बंधे थे। ऐसा कहा जाता है कि यह धागा बुरी नज़र से बचाने और विवाह को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए बांधा जाता है। जिया की मौसी ने कहा जिया ये धागा तुम्हें सारी बाधाओं से बचाएगा। जिया ने उनका आशीर्वाद लिया। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।